तो मैं कहाँ पे था, मैं वापस अपना प्रवचन कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, मैं प्रवचन ही बोलता हूँ इसको, बस मुझे भी वही लगता है, बट अब फैक्ट है ये। ठीक है, मेन हमारी प्रॉब्लम ये है लाइफ की कि जिस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरी है ना, उसी समय हमारे बॉडी के अंदर उस समय इमोशनल चीज़ों में हम अटक जाते हैं। उसी टाइम पे हमारी पीक टाइम होती है पढ़ने की, कुछ बनने की, कोई सही पाथ लेने की, जिससे हमारा आगे फ्यूचर ब्राइट होगा। वो यही एज है 20 के बीच में जो आती है, 18 से शुरुआत होकर जो 25 की एज में आती है, यही वाली एज है। और उसी दौरान इमोशनल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसी जाल में फंस के बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं। शशांक, आप फार्मेसी से रिलेटेड पूछ रहे हो ना, मुझे एक्चुअली ना ज़्यादा देखो फार्मेसी के बारे में इतना आइडिया तो नहीं है, तो मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। ठीक है, एग्जाम्स बता सकता हूँ कि कौन सी एग्जाम्स देनी है। एग्जाम आप दोनों दे सकते हो, आप पीसीबी भी दे सकते हो, आप पीसीएम भी दे सकते हो। मतलब आप मैथ्स के थ्रू भी फार्मेसी को ले सकते हो, अगर आपको बायो नहीं जमता है तो। अगर आपको मैथ्स जमता है तो आप पीसीएम दे दो, को बायो जमता है तो आप पीसीबी दे दो। किसी भी स्कोर जो आपको फार्मेसी का कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, हाँ, जितना मुझे याद है, क्योंकि एक्चुअली मुझे ना फार्मेसी के बारे में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कुछ पूछोगे, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, स्टार्ट जब तक जहाँ तक मैंने पढ़ा तक जितना। ठीक है, उतना सब बता दूंगा। फार्मेसी में जितना मुझे पता है, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, ऐसा समथिंग होता है। ठीक है, डी फार्मा यानी डिप्लोमा। डिप्लोमा कोई भी सब्जेक्ट में आप कर रहे हो, मतलब डायरेक्ट है वो। ठीक है, वो डायरेक्ट, वो 12th के बाद, शायद 10th के बाद भी होता है या 12th के बाद, जैसा भी है, आप डायरेक्ट। और बी फार्मा डिप्लोमा इन द सेंस मेरे ख्याल से शॉर्ट कोर्स है, और बी फार्मा शायद ज़्यादा टाइम के लिए है। और बी फार्मा खत्म होने के बाद शायद एम फार्मा होता है, जैसे वही बैचलर डिग्री एंड आगे जो है वो क्या है, मास्टर्स की डिग्री। ठीक है, बी फार्मा का मतलब वही बैचलर्स हो गया, और एम फार्मा का मतलब मास्टर्स हो गया। ठीक है, उसके लिए सबसे अच्छा कॉलेज अगर देखा जाए मुंबई में, तो आईसीटी करके है एक, शायद आईसीटी करके, आई का मतलब याद नहीं आ रहा मुझे, केमिकल टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ है, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी आई गेस। सिर्फ बोर्ड के मार्क्स पे कॉलेज मिलते हैं ना, सिर्फ ये मुझे श्योर नहीं है। हाँ, शशांक, ये प्लीज आप कंफर्म कर लो। हाँ, ऐसा नहीं होता है मोस्टली, तो पहले होता था, अभी नहीं होता है ऐसा। एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी आपको, महाराष्ट्र सीटी के बेसिस पे मिलता है वो। और सीईटी लिटरली बहुत इजी एग्जाम होती है। सीईटी लिटरली बहुत ज्यादा एग्जाम होती है इन टर्म्स ऑफ फार्मेसी। इजी है, बहुत इजी है। ओके, क्या बोल रहे हो आप, फार्मेसी में कितना स्कोप है? अच्छा स्कोप है, क्यों नहीं है स्कोप? स्कोप तो है, डिपेंड, वापस ये भी हर चीज डिपेंड करती है। जो अभी करंट ट्रेंड चल रहा है, नेपोटिज्म नेपोटिज्म, ये उसी के ऊपर हो गया एक तरह से टॉपिक, हम बोल सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में बैकग्राउंड में ऑलरेडी मेडिकल शॉप है कि फैमिली में, तो आप उसी को कंटिन्यू कर सकते हो। या फिर आपके पास बिजनेस करने के लिए पैसे हैं, तो भी आप मेडिकल लाइसेंस ले लो और फिर दुकान वुकान में लगा लो। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पढ़ते हो, तो आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी डाल सकते हो शायद, ड्रग बनाने की, मतलब ड्रग्स यानी दवाइयाँ जो होती है उसको ड्रग्स ही बोलते हैं। प्लीज आप अलग सेंस मत लेना कि ड्रग्स मतलब जो मूवीज में बताते हैं ड्रग्स मतलब वही हो, वो नार्कोटिक्स होता है। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ, ड्रग आप ये भी क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी बना सकते हो अपनी खुद की। शायद उसके लिए एम फार्मा करना होता है, और कोई स्पेशलाइजेशन होता होगा। या फिर एमआर बन सकते हो। एमआर का मतलब वही होता है, क्या बोलते हैं, जो डॉक्टर्स के पास बार बार जाते हैं, दिखाते हैं कि हमारे पास ये दवाइयाँ है। एक तरह से सेल्समैन का काम हो गया ये मेडिकल फील्ड में, कि हमारे पास कोई तो कंपनी आपको अलॉट होगी, कोई तो कंपनी आपको एज अ सेल्समैन भेजेगी हर डॉक्टर डॉक्टर के पास अलग अलग जगह पर। ठीक है, और डॉक्टर्स के सामने आप फिर आप उन कंपनी को प्रेजेंट करोगे आप, क्या हमारे कंपनी में ये प्रोडक्ट है, ये अच्छा प्रोडक्ट है, आप ये लीजिए। वो सब एमआर का काम होता है, उसके में भी अच्छी सैलरी, वही अराउंड 50,000 के आसपास, ज़्यादा से ज़्यादा आप पहुँच सकते हो लास्ट टू लास्ट। बिजनेस करोगे तो बहुत ज़्यादा पैसा भी आ सकता है। ठीक है, वो वापस अगर आप, ठीक है, और रिसर्च वर्क में भी जा सकते हो, डिपेंड्स, सब कुछ डिपेंड करता है। सबसे बेस्ट कॉलेज में आपको बताऊँ तो एक तो बीसीपी है, अभी मेरे को याद आया, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी। एक आईसीटी है, बट बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी की फीस कम है। बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी की फीस एकदम कम है, ऑलमोस्ट कम है, ना के बराबर है जितना मुझे पता है। और आईसीटी, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, आई गेस, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, उसकी फीस थोड़ी ज़्यादा है, बट वो भी बहुत बेस्ट कॉलेज है।
बहुत बेस्ट कॉलेज। वहां से अगर आप करते हो तो स्कोप है, तो आपको एक्सपोजर मिल सकता है अलग अलग कंपनीज में, जैसे जो कंपनीज होती है फार्मेसी की, सिफला, ये सब कंपनी, क्रोसिन, ये सब कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पर स्कोप है थोड़ा सा, ठीक है। और कुछ जानना है, समझ में आ गया इतना? तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज आपको जो करना आप करो। मैं मानता हूँ ये एक जैसी है ना, जिसके अंदर ऑब्वियसली इसके बाद आपको ये टाइम नहीं मिलने वाली है, आगे बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, तो बहुत कुछ है। अरे बट दोनों को मैनेज करना भी तो सीखो ना। ऐसा थोड़ी है कि कोई पूरा बंदा पढ़ाई में ही डूब जाए, वो भी गलत ही है। तो फिर उसने लाइफ क्या एंजॉय की? ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, मस्त घूम रहे हैं, आराम से घूम फिर रहे हैं, बस मजे करो, पढ़ाई को भूल जाओ। ये भी गलत है, फ्यूचर खराब हो जाएगा आपका पूरी तरह से। आगे क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा। सेल्फ डिपेंडेंट बनना बहुत जरूरी है, सॉरी सेल्फ इंडिपेंडेंट। किसी के ऊपर डिपेंड रह के क्या मतलब है? और इंडिपेंडेंट बनने के लिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छा कोई वेपन है तो वो एजुकेशन है, आई गेस। फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक साइंस के अंदर क्या स्कोप है? ऑब्वियसली वही सब पोस्टमार्टम एंड ऑल वो सब रहता है ना फॉरेंसिक साइंस में। तो फॉरेंसिक साइंस अगर आप देखा जाए तो वही मेडिकल, अगर देखो मेरे को जितना पता है फॉरेंसिक मेडिसिन के बारे में, अब मैं लेक्चर कंटिन्यू करने वाला हूँ, बट ये लास्ट बता रहा हूँ, बाकी सब बाद में देखेंगे। फॉरेंसिक का यही बता सकता हूँ आपको कि एमबीबीएस के अंदर, मैंने जो एमबीबीएस मैं अभी कर रहा हूँ, या एमबीबीएस की जो डिग्री है उसके अंदर सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट होता है फॉरेंसिक मेडिसिन, फॉरेंसिक एफएमटी नाम है उसका, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। वो इसी में पोस्टमार्टम एंड ऑल का। तो फॉरेंसिक, अब पता नहीं इसका और क्या दूसरा तरीका वो तो मुझे नहीं पता, बट इतना बता सकता हूँ कि फॉरेंसिक के अंदर अगर आप एमबीबीएस करते हो, एमबीबीएस करने के बाद आप एमडी कर सकते हो इन फॉरेंसिक मेडिसिन। इतना मुझे पता है कि फॉरेंसिक के लिए सबसे पहले एमबीबीएस करना होता है, फिर आप एमडी कर सकते हैं इन फॉरेंसिक मेडिसिन। बाकी फॉरेंसिक का कौन सा रूट है, आई हैव नो आइडिया। माइक्रोबायोलॉजी सेम वही कॉन्सेप्ट है, माइक्रोबायोलॉजी भी एमबीबीएस का सब्जेक्ट है, एमबीबीएस का सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी सेकंड ईयर का। फॉरेंसिक मेडिसिन भी एमबीबीएस का सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है, माइक्रोबायोलॉजी भी। बट माइक्रोबायोलॉजी तो ऐसे भी होता है बीएससी के अंदर, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। बाकी फॉरेंसिक साइंस के बारे में मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी भी मैंने आपको बता दिया उतना ही कि एमबीबीएस करने के बाद आप एमडी इन माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हो, या फिर बीएससी में भी कुछ है, ठीक है। तो ये सब है इतना, वही बोल रहा हूँ कि मेरा इतना ही कहने का मतलब है कि प्लीज पूरा एंजॉय की तरफ भी नहीं जाना आता है और पूरा पढ़ाई की तरफ भी नहीं जाना होता है, दोनों को बैलेंस रखो। इस एज में, इस एज में बहुत प्रॉब्लम है, जानता हूँ। ये निकलने के बाद ही आपको एहसास होगा कि अरे गई टाइम, और ये सब इमोशंस भी गायब हो जाएंगे थोड़े सालों में। फिर कुछ लगेगा नहीं, सब ये सब लगेगा ठीक है ना, नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल लगने लगेगा। तो इमोशन के पीछे बर्बाद नहीं होना है। तो प्लीज ध्यान रखो और पढ़ाई करो, पूरा पढ़ाई में डूबना भी नहीं है और पूरा उस तरफ भी नहीं जाना है, दोनों बैलेंस रखो। अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज मत करो यार किसी के साथ, चाहे वो कुछ भी हो। फिर स्पेशली गर्ल्स, सोसाइटी में गर्ल्स इतना ज़्यादा, हमारी इंडियन सोसाइटी आपको पता ही है, गर्ल्स लोग को उतना चांस नहीं मिलता जितना बॉयज़ को मिलता है। 12th के बाद अगर एक कोई बॉयज़ बोले भी कि मुझे ड्रॉप लेना है, मुझे वापस पढ़ना है, तो एक बार फैमिली सपोर्ट भी करेगी। तो गर्ल्स में ऐसा नहीं है, हर एक की फैमिली ऐसी नहीं होती है कुछ कुछ लोग ऐसा है कि हाँ कुछ कुछ फैमिली में बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा कुछ होता है तो, इनफैक्ट इक्वल रखते हैं तो। बट लिटरली सोसाइटी में अभी भी, हमारे इंडियन सोसाइटी में अभी भी प्रॉब्लम है गर्ल्स को लेकर, लिटरली गर्ल्स के लिए उतना इंडिपेंडेंस नहीं है, ठीक है। तो बेटर है कि गर्ल्स लोग को ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि उनका आगे क्या फ्यूचर हो सकता है क्या पता। आप पढ़ाई करोगे तो आप कहीं अटकोगे ही नहीं लाइफ में, ठीक है। नीट एग्जाम से आप, नीट एग्जाम से आई थिंक बहुत सही, एमबीबीएस में जा सकते हो, बीडीएस, बीएमएस, मेडिकल सारी फील्ड जा सकते हो, पैरामेडिकल में भी जा सकते हो, बीएससी नर्सिंग में जा सकते हो, फिजियोथेरेपी में जा सकते हो। इनफैक्ट फार्मेसी के कॉलेजेस भी कुछ कुछ है जो नीट के रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। चलो तो काफ़ी हो गया, काफ़ी बड़ा प्रवचन दे दिया मैंने, बट प्लीज़ मेरी बातों को समझिए, वेस्ट मत जाने दो अपने टाइम को, पढ़ो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा भी पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा एटलीस्ट उतना तो पढ़ो जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, काफ़ी अच्छा प्रवचन दे दिया मैंने आज, समझ में आया? लगता है किसी ने सुना ही नहीं। सुना सर। हाँ सर।
क्या किया, बहुत ज्यादा बड़ा प्रवचन दे दिया, इसलिए शायद ईयरफोन साइड में रख दिया होगा कि अरे क्या पढ़ाई तो वैसे भी नहीं चल रही है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, ओके। तो नहीं सर, अ, काम का था। क्या हो गया? सर काम में आया आपको इन्फॉर्मेशन। ओके 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 ओके, ठीक है। चलो पढ़ते हैं हम आगे। तो आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया था, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इन सर्टेन इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सपेरिमेंट 4.36 ग्राम ऑफ जिंक आर डिपॉजिटेड इन वन सेल कंटेनिंग ZnSO4 solution. Calculate the mass of aluminium deposit in another cell containing AlCl3। आप क्लीन देख सकते हो कि दो बीकर है, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोलाइट है, एक ZnSO4 है, एक AlCl3 है, कनेक्टेड इन सीरीज लिखा हुआ है ना, मोलार मास दोनों का दिया हुआ है। तो यहाँ से क्लियर समझ में आ जाता है कि ये सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे बेस्ड है। अब देखते हैं कि क्या पूछा है, क्या पूछा है, मास ऑफ एल्यूमिनियम। अब मास पूछा, इसका मतलब है कि टोटल 6 वेरिएबल है, उसमें से क्या 5 वेरिएबल अवेलेबल है, देखते हैं। जिंक का वेट गिवन है, जिंक का आपको क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोल रेशियो निकाल सकते हैं, Zn पे +2 चार्ज होता है ना, निकाल सकते हैं। एल्यूमिनियम के ऊपर मोल रेशियो वो भी निकाल सकते हैं, तो 3 तो हो गए। उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट जिंक का दिया है, एल्यूमिनियम का दिया है, मतलब 5 आपको चीजें दी है, लास्ट वाली निकालनी। आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन बताता हूँ कि ऐसा लिख सकते हो आप, W1 अपॉन M1 इंटू मोल रेशियो, मैं यहाँ पे मोल रेशियो को N लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए शॉर्ट में, ठीक है। आप W1 मत कुछ भी मत लिखो, आप ब्रैकेट में लिखो, उसके बाद में क्या लिखोगे, जिंक, ठीक है, इज इक्वल्स टू W अपॉन M इंटू N, इसको ब्रैकेट में लिखो और नीचे बाजू में लिख लो एल्यूमिनियम। फिर इसकी वैल्यू ये फाइंड करनी है, पता है, ये पता है, ये पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। चलो सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है, समझ में आया? यस सर। ओके, एक और चीज, अब ये जो मोल रेशियो है ना, ये आपको है ना दिखाना पड़ेगा, मोल रेशियो बना के कैसे दिखाओगे, कि हाँ आपको बताना पड़ेगा कि मोल रेशियो जिंक का कितना है, 2, कैसे बताओगे, जिंक तो क्या है, +2 चार्ज, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसमें कन्वर्ट होगा जिंक। तो आपको यहाँ से बताना पड़ेगा कि एक जिंक बना, 2 इलेक्ट्रॉन लगे, मोल रेशियो कितना हो गया, 1/2। सेम आप एल्यूमिनियम के साथ भी करोगे, कॉलेज में बताओगे, Al+3 इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली जो क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दी होती है उसको पहले बताना भी तो होता है कि हाँ यहाँ से मैंने ये वैल्यू निकाली, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे तो कैसे चलेगा, तो प्रूव करना पड़ता है क्या, Al+3 इलेक्ट्रॉन गिव्स एल्यूमिनियम, इसमें कितना एल्यूमिनियम बना, एक, कितने इलेक्ट्रॉन लगे, 3, मोल रेशियो कितना हो गया, 1/2। समझ में आया? चलो ये तो प्रेजेंटेशन बना दिया, अभी आपसे डायरेक्ट आंसर निकाल के बताऊंगा। चलो 5 मिनट दे रहा हूँ मैं, 5 मिनट, अगर उसके अंदर भी हो जाए तो अच्छी बात है, लास्ट 5 मिनट रुक सकते हैं, फिर आगे कंटिन्यू। मैं म्यूट कर रहा हूँ फिलहाल अपने आप को, आप लोग करो सॉल्व ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो।
किसी का सॉल्व हुआ? ओके, एक आंसर आया है। ओके, 2 आंसर आ गए। तीन। चलो 5 मिनट हो गई है, देखते हैं किसका आंसर सही है। हाँ 1.2, जिसका आंसर 1.2 के करीब है, राइट। ठीक है, आप देख सकते हो उन्होंने, मैं आपको अभी मैं भी करके दिखा देता हूँ ताकि आपको और क्लियर है। तो वो करना क्या था, क्या बताया था मैंने, पूरा बता दूँ वापस। W1/M1, पहले वो सब लिखोगे जो मैंने आपको समझाया। पहले आप पूरा वो बताओगे कि हाँ जिंक में 2, एल्यूमिनियम में 3, फिर उसके बाद वो सब लिखना थोड़ा बहुत स्टोरी टाइप में कि हाँ सिंस टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देयरफॉर अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फिर फॉर्मूला लिखना। फिर यहाँ पे क्या है, मोल रेशियो, राइट। फिर से 1 लिख दिया, ठीक है। क्या लिखोगे, इक्वल्स टू W/M into N एल्यूमिनियम, ठीक है। हाँ, इसका जिंक का वेट फाइंड करना था, इसको रख देते हैं कि जिंक का वेट दिया है, जिंक का वेट दिया है, एल्यूमिनियम का पूछा। ओके, हाँ, तो जिंक का वेट कितना दिया है, एक मिनट। हाँ, तो जिंक का वेट है 4.36 अपॉन जिंक का मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया उन्होंने, 65. जो उन्होंने दिया उसी को फॉलो करो, ठीक है। मोल रेशियो जिंक का कितना आएगा, मैं तो ओरली कैलकुलेट करो, आप लोग को निकालना पड़ेगा कितना आएगा। एक जिंक बना 2 इलेक्ट्रॉन लगे, इसका मतलब है हाफ, तो ऊपर 2 चला जाए, ठीक है। इज इक्वल्स टू एल्यूमिनियम का वेट फाइंड करना है, इसको ऐसे ही रख दिया। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 27। एल्यूमिनियम के लिए कितना आ जाएगा मोल रेशियो, एल्यूमिनियम कितना बना, 1, कितने इलेक्ट्रॉन लगे, 3, यानी 1/3 ऊपर। तो आप देख सकते हो मैंने आपको पूरा बता दिया, बस आपको खाली ये W फाइंड करना है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। क्लियर? यस सर। चलो ठीक है, तो जिन्होंने किया अच्छी बात है, उनका आंसर सही भी है। जिन्होंने नहीं किया है आप प्लीज होमवर्क करो। तो इस तरह से आपको ये पूरा समझ में आ चुका है, इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने आपको पूरा समझा दिया है। फर्स्ट लॉ भी क्लियर है, सेकेंड लॉ भी क्लियर है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हो गया, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी हो गया। क्वेश्चन को कितना भी घुमाए, मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया है उसको अगर आप याद रखते हो डेफिनेटली सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हाँ खत्म हो गया, मैंने बोला था ना अभी गैल्वेनिक सेल चालू कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पूरा खत्म होता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया, और ये हमारा कंसेप्ट वाइज लास्ट पार्ट है, कंसेप्ट वाइज लास्ट पार्ट है चैप्टर का। बाकी थोड़े बहुत थियोरेटिकल एस्पेक्ट आएंगे वापस बीच बीच में, प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है, ठीक है, तो वो भी हम पढ़ लेंगे। और ये वाला पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एब्सेंट कौन कौन है, मुझे उनकी प्रॉब्लम है। वैसे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अभी जो सिखाने वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल भी है, ठीक है। सब बहुत सारी चीजें अभी भी यहाँ पर आपका जो थियोरेटिकल पार्ट आएगा वो यहाँ से आएगा, ये वाला गैल्वेनिक सेल यूज इन डे टू डे लाइफ, प्राइमरी टाइप सेल, ये सब पूरा थियोरेटिकल है। ये जो बता रहे हो ये सब रट्टा करना है, लेड स्टोरेज सब रट्टा पाएगा, जितना भी जा रहा हूँ जितना भी बता रहा हूँ, फ्यूल सेल सब रट्टा का टॉपिक। यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन्होंने एकदम लास्ट में दिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, बट मैं आपको इसमें बीच में बता दूंगा, डोंट वरी, या फिर लास्ट में भी बताऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से समझा दूंगा पूरा। ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। इस चैप्टर को लेके इम्पोर्टेंस नहीं है इसका, आप कहीं पे भी लगा सकते हो इस कॉन्सेप्ट, जहाँ पर भी आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिखेगा वहां पर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज कर सकते हो उसको। अगर आपका ये कंसेप्ट बन गया, आप यहाँ सोच सकते हो हाँ ऐसा होगा, इसमें रिडक्शन होगा, इसमें ऑक्सीडेशन होगा, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, ये सब पता कर सकते हैं।
तो ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको गलती से भी मत मिस करना आप। ठीक है, इन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रखी है, ये नहीं पढ़नी आपको, पागल हो जाओगे आप ये पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या दिया इतना सारा, बस। ठीक है, बस आ जाते हैं अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मैंने आपको क्या बताया था, दो टाइप के होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दो टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक और एक गैल्वेनिक और वोल्टेइक, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक का क्या डेफिनेशन बताया था मैंने आपको, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इसमें क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। प्रोसेस कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसे पता चला, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो स्पॉन्टेनियस कैसे होगा, खुद से थोड़ी होता है वो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं इसलिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर देंगे बंद, कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट फैराडेज लॉ से ये प्रूव भी होता है, फैराडेज लॉ ने बोला है ना कि कितना वेट डिपॉजिट होगा, कितना गैस रिलीज होगा, वो किस पर डिपेंड करता है, कितना आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, कितना आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो उस पर तो डिपेंड करने वाला है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो होगा रिएक्शन, अदरवाइज बंद हो जाएगा, देखो इसीलिए इसको नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, है ना, ये बताया था। उसके बाद अभी हमारा आ जाता है गैल्वेनिक और वोल्टेज सेल। इसमें क्या होने वाला है, उसका रिवर्स। इसमें हम केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वो तो ठीक है, बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसमें केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस प्रोसेस की मदद से, रेडॉक्स रिएक्शन से। इसकी मदद से रेडॉक्स, बट कैसा रेडॉक्स, रेडॉक्स भी दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट रेडॉक्स, एक इनडायरेक्ट रेडॉक्स। चाहे इस बुक में उसका मेंशन किया है नहीं किया है, मैं आपको समझा रहा हूँ, उसका ध्यान रखना। दो टाइप के रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, एक डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होता है, एक इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वोल्टेइक और गैल्वेनिक सेल में कौन सा यूज होता है, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन या इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। किसी को पता है डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, पहले वो बताओ, एनीवन, क्या होता है डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, क्या होता है इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद देखेंगे कि इसमें कौन सा होगा, क्या होता है एनीवन डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। शायद किसी को पता नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। आई होप सुन तो रहे हो ना, आवाज आ रही है। यस सर। कोई भी पॉइंट पे अगर आपको आवाज नहीं आना, मुझे तुरंत मैसेज या बताना, वरना क्या है मैं बोलते जाऊंगा और फालतू में मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं इतना सा बोलते जाऊंगा आप लोगों को सुना ही नहीं देगा, ऐसा हुआ है 2-3 बार। चलो, क्या होता है देखो सुनो, आपने सबने देखा होगा, ये बीकर है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किससे, गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। इसके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगा, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगा, और उस केमिकल रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस होने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी। उस केमिकल रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस होने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी। और अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो ये गैल्वेनोमीटर पहले ऐसे था, न्यूट्रल पोजीशन पे, अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो उससे हमें पता कैसे चलेगा, डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा तो समझ जाना कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है, तो ठीक है। मैं तो बता रहा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या, सिंपल। अगर एक ही बीकर के अंदर आपको पता है, एक ही बीकर के अंदर अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली एक के ऊपर क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन, दूसरे के ऊपर क्या होगा, रिडक्शन। इस पे भी हो रहा है और होने वाला तो है ही, एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो जाएगा। तो एक ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन जो एक ही बीकर में हो रहा है, जो एक ही बीकर के अंदर, या फिर ऐसा बोल सकते हो, अगर एक ही बीकर के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। पर अगर ऐसा नहीं होके, अगर ऐसा हुआ, एक बीकर, ये दूसरा बीकर, इसमें एक इलेक्ट्रोड, इसमें एक इलेक्ट्रोड, और फिर ये कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से, फिर ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, ठीक है। इसके बीच में एक सॉल्ट ब्रिज आएगा, ठीक है। वो क्या होता है सॉल्ट ब्रिज, वो सब मैं बाद में बताऊंगा, डोंट वरी, अभी के लिए इतना। एक मिनट, एक्चुअली कॉल आ गया था इसलिए। आवाज आ रही है, यस सर। हाँ सर। क्या ना, कॉल आने के बाद नेटवर्क में इश्यूज हो जाते हैं ना, इसलिए पूछा। ओके, तो बात ये चल रही थी, यहाँ पर बीच में होगा सॉल्ट ब्रिज जो इन दोनों सेल को कनेक्ट करेगा, ठीक है। क्या होता है सॉल्ट ब्रिज, मैं आपको आगे बताऊंगा।
जब कभी भी ऐसा कुछ दिखा तो ऑब्वियसली अगर एक बीकर में एक ही इलेक्ट्रोड है तो हो सकता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो सकता है, यहाँ पर रिडक्शन हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर रिडक्शन होगा। मतलब एक बीकर में अगर एक ही प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, ऐसे को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। और याद रखना वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल इसी पे बेस्ड है। वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो कौन से प्रोसेस से होती है? इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन से होती है। इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन से नहीं होती। क्यों ऐसा, वो भी आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा, वो भी टेंशन मत लो। ऐसा क्यों किया, ऐसे दो अलग अलग बीकर लेके ही क्यों किया ये सब, इसके पीछे भी मैं आपको समझा दूंगा। मतलब आप लोगों ने सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ा है क्या? मैं अभी बता देता हूँ। इससे सेमीकंडक्टर चैप्टर हुआ है? Yes, sir. ओके, तो फिर आपको पता होगा, फिर तो कोई बात समझो। तो फिर मैं यहीं पे बता देता हूँ, से आगे आएगा और इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, ये यहाँ पे मतलब समझा देता हूँ मैं आपको। क्या होता है, ये बीकर है, समझो अगर मैं दोनों इलेक्ट्रोड एक ही बीकर में रख दूँ, मतलब अगर मैं डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कराऊँ तो प्रॉब्लम क्या होगी ना, इसमें प्रॉब्लम ये होती है, समझो अगर ये इलेक्ट्रोड कॉपर का है, हाइपोथेटिकली अभी के लिए ऐसे, ये जिंक का है, ठीक है, तो क्या होगा, एक में ऑक्सीडेशन होगा और एक में रिडक्शन होगा, ठीक है। तो क्या होने वाला है, एक के अंदर Zn+2 के आयंस, समझो जो भी है, समझो ये जिंक है, ठीक है, ये जिंक है, तो इसके आयंस नीचे निकलेंगे बाहर और इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने वाला आगे, ठीक है। सिमिलरली इसमें से क्या निकलेगा, कोई ना कोई इसमें से एनायन निकलेगा, जिंक विंक कुछ नहीं लेते, कोई हाइपोथेटिकल बना, समझो यहाँ से कोई तो कटायन निकल रहा है A+, ठीक है। सिमिलरली इसमें से, ये वाले इलेक्ट्रोड में से एक दूसरे वाले इलेक्ट्रोड में से क्या निकलने वाला है, एनायन, यहाँ से क्या निकलेगा, एनायन बाहर निकलेगा, या फिर इलेक्ट्रोड में से नहीं निकलेगा। समझ जाओ कि इस वाले के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोड में से नहीं निकलेगा, जो भी है यहाँ से कहीं ना कहीं से, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्शन होने वाला है, एनायन का प्रोडक्शन हो रहा है। कैसे होगा, डोंट वरी, सब आगे समझ में आने वाला है। अभी के लिए तो समझो कि एक इलेक्ट्रोड की वजह से, इस इलेक्ट्रोड की वजह से क्या जनरेट होने वाला है, कटायन, ठीक है। वो चाहे इलेक्ट्रोड से भी आ सकता है या सोल्यूशन में से भी आ सकता है, वो अभी फिलहाल मत समझो। कितना समझो कि हाँ, एक इलेक्ट्रोड से क्या आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड से भी आ सकता है या इलेक्ट्रोलाइट से भी आ सकता है। सिमिलरली दूसरे में भी वही है, दूसरे में भी वही बोल रहा हूँ कि दूसरे में से क्या आने वाला है, एनायन, ठीक है, एनायन आने वाला है, और वो भी वापस इलेक्ट्रोड से भी आ सकता है, इलेक्ट्रोलाइट से भी आ सकता है। अब क्या होगा, अब आप ही सोचो कि अगर एक तरफ पॉजिटिव आ गया, एक तरफ नेगेटिव आ गया, तो क्या होने वाला है, आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव अगर है तो ऑब्वियसली ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, हाँ, अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, सारे पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, और नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली सारे नेगेटिव एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। अब सारे पॉजिटिव, और ये इसकी वजह से सारे पॉजिटिव एक जगह हो गए, सारे नेगेटिव एक जगह हो गए, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से वॉल पोटेंशियल क्रिएट हो गया, है ना। दो एक, कभी भी जब अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं ना, जब अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं तो उसकी वजह से पोटेंशियल क्रिएट होता है, तो यहाँ पर ये एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, वॉल पोटेंशियल, या आपने पढ़ा होगा बैरियर पोटेंशियल, आपने पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर के अंदर बैरियर पोटेंशियल, नहीं पढ़ा है तो भी याद रखो कि बैरियर पोटेंशियल, यहाँ पर एक बैरियर बन जाएगा बीच में, पॉजिटिव चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का। तो अब जो करंट प्रोड्यूस होगा, इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा, उसको इस बैरियर को ओवरकम करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस बैरियर को ओवरकम करना पड़ेगा, इसको हम बैरियर पोटेंशियल बोल सकते हैं, इसको हम जंक्शन पोटेंशियल बोल सकते हैं, बिकॉज ये दोनों के जंक्शन पर है, दोनों के जंक्शन पर है, और दोनों ही लिक्विड्स है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर भी लिक्विड है, दोनों के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसको हम एग्जैक्ट वर्ड इसके लिए क्या बोलते हैं, LLJP, ठीक है, LLJP मतलब लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इसकी लिक्विड की वजह से, इसकी लिक्विड की वजह से, और क्या हुआ, जंक्शन पे एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया, दैट इज नोन एज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब क्या होगा, समझो अगर करंट प्रोड्यूस होने वाला था 5 वोल्ट, हाइपोथेटिकल सब कुछ 5 वोल्ट, बट इस बैरियर को तोड़ने में 3 वोल्ट जा रहे हैं, तो एक्चुअल करंट कितना प्रोड्यूस होने वाला है, 2 वोल्ट, एक्चुअल वोल्ट कितना प्रोड्यूस होने वाला है, 2 वोल्ट। समझ में आया मैंने क्या बोला, Yes, sir. क्लियर है क्या बोला मैंने यहाँ पर, सब आई होप सुना आप लोगों ने, Yes, sir. है
Yes, sir. वही okay. तो समझ में आ गया आपको कि बीच में बैरियर बन जाएगा, कटायन एक सारी कटायन एक जगह इकट्ठा हो जाएगी, सारी अनायन एक जगह इकट्ठा हो जाएगी, बीच में एक बैरियर बन जाएगा। इसकी वजह से क्या जनरेट होने वाला है? बैरियर पोटेंशियल, जंक्शन पोटेंशियल, मोर प्रिसाइजली लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो फिर जो करंट प्रोड्यूस होगा उसमें से कुछ एनर्जी तो इस बैरियर को तोड़ने में चली जाएगी, तो हमारा जो सेल है उसकी एफिशिएंसी खराब हो जाएगी। जहां पर उस सेल से 5 वोल्ट जनरेट होने वाला था, अभी 2 वोल्ट जनरेट हो रहा है, तो एफिशिएंसी खराब हो जाएगी। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, हमने क्या देखा, हमने क्या जनरेट किया? दैट इज इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कन्वर्ट करने की कोशिश की। समझ में आया? इसीलिए हम कौन सा करते हैं? इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं। रिडक्शन एक बीकर में करवाते हैं, ऑक्सीडेशन एक बीकर में कराते हैं, और इनका नाम रखते हैं हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, और उन दोनों को कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज को आपको मैं बाद में आगे समझा दूंगा। समझ में आया? कुछ क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर कंसेप्ट होने वाला है। तो मैंने आपको समझा दिया कि अब आपको पूरा डेफिनेशन क्लियर है कि गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल में क्या होने वाला है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी इसमें कन्वर्ट होने वाली है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर आप बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी सोर्स लगाने वाले नहीं हो, उल्टा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जनरेट होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उल्टा प्रोड्यूस होने वाली है, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आने वाला है। Therefore, this is a spontaneous process. Electrolysis or electrolytic cell was a non-spontaneous process. This is spontaneous process, which is carried out with the help of indirect redox reaction. Very, very important. मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भले मेंशन ये वर्ड किया है नहीं किया, आप गलती से भी मत भूलना। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट रेडॉक्स क्या होता है, और अगर हमने डायरेक्ट कराया होता तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और इसी वजह से हमने इनडायरेक्ट किया। ये सब याद रखना। सिंपली पढ़ते हैं, चलो अभी अब देखो क्या लिखा है। इन गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू द यूज ऑफ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। वर्ड यूज कर लिया उन्होंने, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन बोला यहाँ पर। उन्होंने ये बताया ही नहीं कि वो केमिकल रिएक्शन एक्चुअली कौन है, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो देखते हैं अभी आगे। और गैल्वेनिक, याद रखना, गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल एक ही होता है। ठीक है, गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल is made up of two half cell। आप देख सकते हो, मैं आपको यही बताया, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, टू हाफ सेल। ईच हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ अ मेटल स्ट्रिप। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक के अंदर जिंक, एक के अंदर कॉपर। तो ईच हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ अ मेटल स्ट्रिप immersed in the solution of its own ion of known concentration। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं एक बीकर के अंदर किसकी स्ट्रिप ले रहा हूँ, जिंक की, इसकी स्ट्रिप ले रहा हूँ जिंक की, तो जो इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर मैं लूंगा वो जिंक से रिलेटेड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने स्ट्रिप ले ली जिंक की और आपने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया कॉपर सल्फेट, नहीं चलेगा। अगर आपने स्ट्रिप जिंक की ली हुई है तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें जिंक होना चाहिए। आप क्या ले सकते हो, कुछ भी लो बट जिंक होना चाहिए। क्या ले सकते हो, ZnSO4, ZnCl2। ठीक है, तो आप ZnSO4 ले लो, बेटर है। उसका कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा, उसका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन होगा, इसीलिए तो लिखा है ईच हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ अ मेटल स्ट्रिप immersed in the solution of its own ion of known concentration. For example, a strip of zinc metal is immersed in 1 molar, molarity है वो कैपिटल M का मतलब, 1 molar aqueous solution of zinc ions forms an half cell। क्लियर है ये पैराग्राफ? यस सर। Yes, ठीक है, sir. इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, बाकी का हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है? मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आपको कोई भी एग्जाम से डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आपने घर में वापस पढ़ लिया तो, और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा ही तो रहा हूँ ऑलमोस्ट, कुछ चैप्टर्स तो मैंने ही लिए। ऑर्गेनिक आपको मैम पढ़ा ही रहे, उसमें भी कभी भी आपको कोई डाउट आए तो मुझे पूछ सकते हो, आप मैम से भी पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है आप लोगों को, पढ़ लोगे इतना? यस सर। ठीक है, इतना काम कर लो प्लीज। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल जिनके नहीं हुए हैं प्लीज आप वापस एक बार देख लो। बाकी तो मैंने कोशिश की वो न्यूमेरिकल देने की आप लोगों को, बट एक्चुअली मेरे को वो बुक ही नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम वहाँ पर हो गई है। तो प्लीज अगर हो सके तो आप लोग अरेंज कर लो, किसी से अगर आपको मिल जाए, अगर किसी के भी फ्रेंड में अगर 12th स्टैंडर्ड का कोई मतलब जो अभी आगे जा चुका है
आपका कोई फ्रेंड है जो 1 साल आगे हो गई किसी ना किसी का, तो अगर है तो प्लीज आप फोटो खींचने बोलो उनसे लेके और सबको दे दो। कोई ग्रुप तो होगा ही आपका, क्लासेस का ग्रुप तो है ना, कॉमन ग्रुप होगा ना क्लासेस का, आप लोग के बैच का ग्रुप तो होगा ही। यस सर। तो किसी एक के पास भी अगर फोटो मिल जाए तो प्लीज आप फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो। जिनको मन है करने का वो लोग करो, जिनको नहीं है कोई बात नहीं। अब मैं कोशिश कर चुका हूँ, अगर फिर भी मुझे बुक मिली तो मैं भेज दूंगा, पर मैंने ट्राई किया है। एक्चुअली इतनी सारी बुक्स है ना, सब ऊपर नीचे, और उसकी वजह से मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कहीं से आप अरेंज कर लो, ठीक है। चलो, कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को, किसी ने कुछ बोला नहीं? अगली क्लास में मिलते हैं, बाय Bye, sir. बाय सर। बाय बाय।